संदर्भ में भारतीय ज्ञान परंपरा आप लोगों ने बहुत सारे सेमिनार कॉन्फ्रेंस देखे होंगे, बहुत सारी बातें हो रही हैं। थोड़ा सा मैं पहले आप लोग से जानना चाहूंगा कि भारतीय ज्ञान परंपरा और समाज शास्त्र का कॉन्टेक्स्ट आप क्या समझते हैं, थोड़ा जरा बताइए। कोई बताना चाहेगा? कोई नहीं बताना चाहेगा? अरे थोड़ा बहुत तो समझते होंगे ना, परीक्षा में पूछ लेंगे, इंटरव्यू में पूछ लेंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा से आप क्या समझते हैं, तो क्या बताएंगे? हम्म थोड़ा बहुत। थोड़ा बहुत भी नहीं बताएंगे? चलिए कोई बात नहीं है, मैं ही शुरू करता हूँ। पहले तो भारतीय ज्ञान परंपरा की हम लोग बात कर लेते हैं कि भारतीय ज्ञान परंपरा का मतलब क्या है। और एक बार मतलब आपको समझ में आ जाए तो आप समझ जाएंगे कि समाज शास्त्र में इसका क्या क्या रेफरेंस मिलेगा। ठीक है। समाज शास्त्र में आप लोगों ने इंडोलॉजी नाम की एक विद्या, भारत विद्या नाम की एक विधा पढ़ी होगी, जो वर्तमान में एक स्वतंत्र सब्जेक्ट के तौर पर पढ़ाई जा रही है। इंडोलॉजी। इंडोलॉजी का क्या मतलब है? इंडोलॉजी का क्या मतलब है? सर, वह विचारधारा जिसमें भारतीय जो वेद, पुराण, उपनिषद हैं, उनके आधार पर समाज का अध्ययन किया जाता है। हाँ, यही जो इंडोलॉजी है वही भारतीय समाज शास्त्र का भारतीय ज्ञान परंपरा होगा, समाज के संदर्भ में। हालांकि इंडोलॉजी सिर्फ समाज के संदर्भ में नहीं है, अलग अलग क्षेत्र में इंडोलॉजी आपको मिल जाएगी। भाषा के क्षेत्र में, कल्चर के क्षेत्र में, फिलोसफी के क्षेत्र में, क्या कहते हैं आपका, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, सब जगह इंडोलॉजी। तो सब भारतीय ज्ञान परंपरा, तीन शब्द इसमें। भारत का नॉलेज, ट्रेडिशन। अब आप समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं तो आपसे ट्रेडिशन की भी परिभाषा पूछी जा सकती है। ट्रेडिशन क्या है? परंपरा क्या है? बताएं सर परंपरा। एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ज्ञान का जो विस्तार होता है या फिर जो ज्ञान जाता पहले है तो उसी को हम परंपरा परंपरा कहते हैं। बताइए। देखिए, पहले तो आप लोग अच्छे से सुना करें कि पूछा क्या जा रहा है। हम अभी ज्ञान परंपरा की बात नहीं कर रहे, अभी हमसे परंपरा क्या है ये बताइए। परंपरा एक को से कैसे, दूसरे को हस्तांतरित हो वो। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक स्थानांतरित हो, उसको हम परंपरा कहते हैं। लोकाचार या नैतिक मूल्य जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चले आ रहे हैं, अच्छा, परंपरा ऐसे में। लोकाचार या ऐसी रीतियां जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक चली आ रही हैं उसको परंपरा कहते हैं। और प्रथा, परंपरा एक ही चीज है क्या? सर, जब परंपराएं रूढ़ हो जाती हैं तो वो प्रथा का रूप धारण कर लेती हैं। परंपराएं क्या हो जाती हैं? रूढ़िवादी हो जाती है, रूढ़िवादी पुरुष समावेश हो जाता है उनमें। रूढ़ का क्या मतलब है? दृढ़, कि जैसे कि एक प्रकार से पहले सती प्रथा थी और दहेज प्रथा थी, तो वो पीढ़ीगत पीढ़ी हस्तांतरित तो हुई और उसमें दृढ़ता का जो वो आ गया, सारे समाज के द्वारा उसे दृढ़ रूप से लागू किए जाने लगा, इस वे में ले सकते हैं। चलिए ठीक है। परंपरा का शाब्दिक अर्थ है प्रेषित करना, संचारित करना, है ना? संचारित करना। परम धन परा। तो संचारित करने का क्या मतलब है? संचारित करने का मतलब है एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना। तो जब कोई तत्व, चाहे वो रीति हो, चाहे वो व्यवस्था हो, चाहे वो क्या कहते हैं संस्कृति हो, कुछ भी हो, खान पान, पहनावा, जीवन शैली, लोकाचार, कुछ भी हो, जब वह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचती है तो उसको हम परंपरा कहते हैं। फिर कहें ज्ञान परंपरा। ज्ञान का क्या अर्थ है यहाँ पर? तो ज्ञान का अर्थ है हमारे, अब पीढ़ी कहाँ से लेंगे हम? पीढ़ी दर पीढ़ी, तो मतलब पहली पीढ़ी। पहली पीढ़ी मतलब कौन सी पीढ़ी? वह पीढ़ी जिसने पहली बार नॉलेज को समझा,
उस पीढ़ी के द्वारा बनाए गए सिस्टम को अगली पीढ़ी तक भेजते रहना ज्ञान परंपरा कहलाएगा। तो भारत के संदर्भ में ज्ञान का मतलब है, अब भारत के संदर्भ में ज्ञान का मतलब होता है वह विद्या जो प्राचीन समय में वेदों में लिखी गई। तो यहाँ पर नॉलेज का मतलब होता है विद्या, नॉलेज का मतलब होता है स्किल, नॉलेज का मतलब होता है कुशलता, नॉलेज का मतलब होता है कला। तो भारतीय ज्ञान परंपरा में नॉलेज जिस सेंस में लिखा गया वो है कला। और हमारे वेदों में वैदिक साहित्य में 64 प्रकार की जो कलाएं बताई गई वो सम ऑफ द नॉलेज है, नॉलेज का वो योग है। तो यहाँ पर जो वैदिक व्यवस्था में ज्ञान सृजित किया गया, ऋग्वेद हमारे यहाँ ज्ञान का मूल स्रोत है। वह मूल स्रोत से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक जो आगे बढ़ा उसको हम लोग ज्ञान परंपरा कहेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारतीय संदर्भ में ज्ञान परंपरा वो परंपरा है जो वेदों से चली और आज तक वेदों के बाद अन्य वैदिक साहित्य और फिर वेदों के बाद अन्य वैदिक साहित्य के बाद फिर दूसरे साहित्य पर आई और उस साहित्य से समाज में आई। तो उस नॉलेज का अध्ययन करना ही कहलाएगा ज्ञान परंपरा। तो फिर समाज शास्त्र के संदर्भ में कैसे निकालेंगे ज्ञान परंपरा? तो वैदिक समाज की जो विशेषताएं हैं उन विशेषताओं का सामाजिक अध्ययन करना भारतीय ज्ञान परंपरा का पक्ष होगा समाज शास्त्र के संदर्भ में। जैसे विभिन्न वर्ण व्यवस्था का अध्ययन करना, भाषा का अध्ययन करना, संस्कृत के सारे तत्वों का अध्ययन करना, धर्म का अध्ययन करना, जातीय विभेजन का अध्ययन करना, वर्ण व्यवस्था के लिए जो गुण बनाए गए उन गुणों का अध्ययन करना, ठीक है। और उसके साथ साथ जो कल्चर का जो सिस्टम रहा, खान पान, पहनावा, बोली भाषा, इन सब का अध्ययन करना, किसको रेफरेंस मान करके? वेद और वैदिक साहित्य को रेफरेंस मान करके इन सब का अध्ययन करना भारतीय ज्ञान परंपरा का समाजशास्त्री पक्ष होगा, ठीक है। जिसमें भारत की वर्ण व्यवस्था, भारत का कर्म नियम, भारत की वर्ण व्यवस्था के प्रमुख आधार, भारतीय वर्ण व्यवस्था के से विकसित जाति व्यवस्था, भारतीय वर्ण व्यवस्था से विकसित समस्याएं, उन सबको इसके अंतर्गत समाहित किया जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा कहें कि इसको राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विभिन्न लक्ष्यों में शामिल किया गया है, तो आप इसको एनईपी से कैसे जोड़ेंगे? तो एनईपी में ही भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा की गई है। और जब भारतीय ज्ञान परंपरा की चर्चा एनईपी में ही की गई है तो एक लाइन लिखी है एनईपी में, हम भारत के देसी ज्ञान को, इंडिजीनियस नॉलेज को उभारेंगे। दबे हुए पिछड़े हुए जो इंडिजीनियस नॉलेज है उसको हम निकालेंगे। तो वो इंडिजीनियस नॉलेज कहाँ होगा? वो इंडिजीनियस नॉलेज या तो साहित्य में होगा, किताबों में होगा, या तो यदा कदा सांस्कृतिक गतिविधियों में होगा जो कि समाज में होगा। तो उसको हम लोग कहाँ से लाएंगे? समाज से ही निकालेंगे और सामाजिक परिप्रेक्ष्य में पढ़ेंगे उसको। जैसे हम कहें कि हम इंडिजीनियस नॉलेज से बहुत सारी चीजें निकाल रहे हैं, तो हमारी पुरातन परंपराएं या पुरातन संस्कृति जो आज भी उपयोगी हो सकती हैं, लॉजिकली जिनको सोचे तो आज भी काम की हो सकती हैं, वो सब हमको कहाँ मिलेंगी? जहां आज भी चल रही हो। तो वो ज्यादा से ज्यादा जनजाति संस्कृति में मिल जाएगी, आदिवासी संस्कृति में मिल जाएगी, जो पहले के जैसे जीवन अभी जी रहे हैं उनमें मिल जाएगी। और उनसे हम वो जीवन शैली निकालकर आज के समाज शास्त्र में रखेंगे जो कि उपयोगी होगा। मतलब जीवन शैली का वो भाग जो उपयोगी होगा आज के समाज शास्त्र में हम उनको पढ़ाएंगे, ठीक है। तो एक तो ये समझना है, यह जो भी समाज शास्त्र में भारतीय ज्ञान परंपरा का पक्ष रखा गया है वो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के संदर्भ में रखा गया है। क्लियर बात? अब एक बात समझना है, भारत में बहुत सारी सामाजिक समस्याएं हैं, हालांकि भारत और भारत के बाहर सब जगह है। हम किसी भी विद्या का अध्ययन इसलिए करते हैं कि हम समझ पाए कि समाज में जो समस्याएं हैं उनका निवारण क्या होगा। पढ़ने का मतलब होता है समस्याओं का सल्यूशन कर लेना, प्रॉब्लम का सल्यूशन ढूंढ लेना।
तो यदि हम समाजशास्त्र पुराने ज़माने का पढ़ना चाहते हैं या प्राचीन काल की विद्या को दोबारा से आगे लाना चाहते हैं, तो कोई न कोई प्रॉब्लम होगी, जिसको हम ठीक करना चाहेंगे वहाँ से। जैसे थोड़ी देर के लिए अ, जनजाति समाज में खान-पान में श्री अन्न का बहुत महत्व है, ठीक है? अब ये श्री अन्न वो बाकी के लोग जो है भूल चुके हैं। हम उसको दोबारा से विभिन्न योजना, प्रोत्साहन, बहुत सारी प्रोत्साहन देकर के दोबारा से हम क्यों डेवलप कर रहे हैं, क्यों जीवित कर रहे हैं उसको? क्योंकि वो श्री अन्न हमारे ना केवल पारंपरिक आइडेंटिटी के तत्व हैं, बल्कि उन श्री अन्न का बहुत सारा चिकित्सीय लाभ भी लिया जा सकता है, जिससे शुगर, डायबिटीज जैसी बीमारी ठीक हो सकती है। अच्छे स्वस्थ कार्बोहाइड्रेट्स के स्रोत हैं, प्रोटीन के स्रोत हैं, उसको उसके माध्यम से हम अपनी न्यूट्रिशनल जरूरत को पूरा कर सकते हैं। जिस न्यूट्रिशन को हम भूल चुके हैं, या हमारे जो जंक और फास्ट फूड में जो न्यूट्रिशनल गैप हो रहा है, उसकी हम पूर्ति कर सकते हैं। ऐसे ही बहुत सारा और भी नॉलेज दबा होगा, जैसे हमारा आयुर्वेद का नॉलेज है। समाजशास्त्र के संदर्भ में कहें तो सामाजिक क्षेत्र में भौतिकवादी तत्व बहुत ज्यादा हो गए हैं, भारत में भी और भारत के बाहर भी। तो भौतिकता आ गई, भौतिकता से बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसे एकाकीपन उत्पन्न हुआ, जो कि समाज की सामाजिक विकास या समाज की धारणा से एकदम विपरीत धारणा है। एकाकीपन, एकांकी जीवन, सामाजिक विघटन, पारिवारिक विघटन, सामाजिक कुरीतियाँ, बहुत सारी नई जन्मी कुरीतियाँ, जो पुरानी थी वो समाप्त हुई, तो नई बहुत सारी कुरीतियाँ जन्मी। उन सब की जो जड़ है, वो है भौतिकवाद। और भौतिकवादी सोच को समाप्त किससे किया जा सकता है, या काउंटर किससे किया जा सकता है? आध्यात्मिक सोच से। और वो आध्यात्मिक सोच हमें कहाँ मिलेगी? आध्यात्मिक समाज में मिलेगी। और आध्यात्मिक समाज कब था? जब धर्म या आध्यात्मिकता ज्यादा प्रबल थी। तो हम ऐसा नहीं कि अंधा अनुकरण करेंगे, हम लॉजिकली, आज जरूरत है हमें भौतिकवादी दृष्टिकोण को हटाने की या कम करने की, और उसको सिर्फ और सिर्फ दूर किया जा सकता है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिक थॉट से। और आध्यात्मिक थॉट हमको मिलेंगे हमारे प्राचीन ग्रंथों में। अब उसी आध्यात्मिक थॉट को ला करके हम लोगों के बीच विस्तारित करें, तो उससे समाज का कल्याण होगा, उससे समाज से बहुत सारी समस्याओं का समाधान होगा। ठीक है, जैसे एक समस्या है, मनोसामाजिक समस्या है, अवसाद, चिंता, एंजाइटी जिसको कहते हैं, बहुत सारे लोगों में है। इस एंजाइटी का समाधान कहाँ मिल जाएगा आपको? स्पिरिचुअलिटी में मिल जाएगा। अ, भौतिक दुनिया के पीछे अंधाधुंध दौड़, इसका समाधान कहाँ मिल जाएगा? इसका समाधान मिल जाएगा आपको प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा में। लोग भौतिक तत्वों को इतना महत्व दे रहे हैं कि पारिवारिक मूल्य भूल गए, मानवीय मूल्य भूल गए, सामाजिक मूल्य भूलते गए। तो इनको ठीक करने के लिए हमें झांकना पड़ेगा कि भारत के पास ऐसी व्यवस्था थी कि परस्पर सहयोग की भावना होती थी, एक दूसरे का सपोर्ट करते थे, कठिन समय में काम आते थे। अब वो धीरे धीरे भावना समाप्त हो रही है। अवसाद को ठीक करने के लिए भारत में बहुत सारे टूल्स थे, और वो टूल्स हम धीरे धीरे भूले जा रहे हैं। तो यही सब तत्व शामिल करके भारतीय ज्ञान परंपरा का तत्व बनाया जाएगा, विषय वस्तु बनाया जाएगा समाजशास्त्र के संदर्भ, जिसमें भारतीय समाज में वेदों का आज क्या महत्व हो सकता है, वेदों का क्या महत्व हो सकता है, वैदिक ज्ञान का क्या महत्व हो सकता है, उस समय की पारंपरिक जो कलाएं थी, वो कलाएं जो हम विस्मृत हो चुके हैं, जो हम अंग्रेजों या उपनिवेशी शासकों के आने के बाद जिन कलाओं का क्षरण हो गया, जो हमारी शिल्प कलाएं थी, उनको हमें दोबारा से जीवित करना है, जिससे बहुत सारे लोगों को रोजगार मिलेगा, जिससे बहुत सारे लोग आत्मनिर्भर होंगे, जिससे बहुत सारे लोगों का व्यवसाय चल पड़ेगा, या व्यवसाय को वैश्विक पहचान तक मिल सकती है। फिर हमारे नैतिक मूल्य, जो तत्व भी बता रहा हूं, ये सारे तत्व समाजशास्त्र में पढ़ाए जाएंगे भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्यों के अभाव के कारण या ह्रास के कारण ही तमाम परेशानी पैदा हुई है समाज में। समाज का जो अपराधीकरण हुआ है, राजनीति का जो अपराधीकरण हुआ है, परिवार में जो विघटन पैदा हुआ है, नाभिकीय परिवार जो बनते जा रहे हैं, पति पत्नी के बीच जो रिश्तों में जो नैतिक मूल्यों में ह्रास या गिरावट आई है, भाई भाई के संबंधों में जो ह्रास आया है,
इसका कारण क्या है? नैतिक मूल्यों का ह्रास होना। और इसका सबसे अच्छा स्रोत हमारे भारत के वो ग्रंथ हैं जिसमें अनुशासन की बात की गई, नैतिकता की बात की गई, मूल्यों की बात की गई, आदर्श समाज कैसे बनाएं इसकी बात की गई। तो उसका अनुकरण हम करेंगे। इसके अलावा एक तो वेद और वैदिक साहित्य, दो ग्रंथ और हैं जो प्रत्यक्षतः भारतीय ज्ञान परंपरा में शामिल किए जाते हैं। उनमें से एक है रामचरितमानस और दूसरा है गीता या महाभारत। हम्म तो रामचरितमानस से हम क्या सीखेंगे? रामचरितमानस में जो वैदिक आदर्श गढ़े गए थे उनको प्रैक्टिकल करके बताया गया। तो हम उससे सामाजिक प्रबंधन सीखेंगे, पारिवारिक प्रबंधन सीखेंगे, परिवार के आदर्श सीखेंगे, समाज के नैतिक मूल्य सीखेंगे, एक आदर्श समाज कैसा होता है वो सीखेंगे, सोसाइटी में राजा की क्या भूमिका होती है और राजा कैसा होना चाहिए वो भी सीखेंगे। तो सोशल दृष्टि से आप रामचरितमानस को देखेंगे तो उसमें बहुत सारे सामाजिक संबंधों का ताना बाना, एक समरस समाज, एक इक्वलिटी पर टिका हुआ समाज आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी आलोचनाएं भी होंगी जिसको हम लोग कर सकते हैं। फिर कृष्ण के जीवन से, महाभारत की कहानियों से, गीता के उपदेशों से बहुत सारे नैतिक मूल्य प्राप्त होते हैं, उनको हम लोग ग्रहण करने की कोशिश करेंगे। और आगे बढ़ते हैं तो चाणक्य की नीति से और स्मृति साहित्य से। ठीक, चाणक्य की नीति में भी बहुत सारा समाज शास्त्र का पक्ष देखने को, ये सब रेफरेंस हैं जहां से समाज शास्त्र में कंटेंट लाए जाएंगे। ये वो रेफरेंसेस हैं। ठीक है, गीता हो गया, चाणक्य नीति हो गई, बहुत सारी स्मृतियों से है। स्मृतियों की वो चीजें जो आज काम आ सकती हैं उनका हम लोग पालन करेंगे। ठीक है, फिर उसके अलावा वैदिक संस्कृति के जितने भी संस्कार हैं, क्रियाकलाप हैं, यज्ञ अनुष्ठान आदि हैं, उन सबको भी इसमें पढ़ा जाएगा। तो यह भारतीय ज्ञान परंपरा का सोशियोलॉजिकल एस्पेक्ट है। क्लियर है? जिसमें एक अहम पक्ष है धर्म भी, और धर्म बहुत बड़ा पार्ट है संस्कृति का। ठीक, तो धर्म धर्म में एक भारत में हर चीज, शायद मैंने पहली क्लास में आप लोग को बताई हो कि भारत में हर चीज टू लेयर्ड है। टू लेयर्ड है। टू लेयर्ड का क्या मतलब है? टू लेयर्ड का मतलब है कि एक तो सामान्य है। सामान्य का मतलब वो जो सामान्य हिंदू परिवारों में पाया जाता है, सामान्य मुस्लिम परिवारों में जो संस्कृति चल रही है। और एक दूसरा स्तर भारत में जनजाति समाज का है, वो मध्य प्रदेश में और गहरा है। तो एक धर्म जो वेदों पर टिका हुआ है, जिसका स्रोत जो है वो वेद और वैदिक साहित्य हैं। और एक वो जो जनजाति आस्था है, जनजाति टोटम है, जनजाति परंपरा, धार्मिक विश्वास है। दो लेयर पे आप लोग को समझना पड़ेगा। और दोनों लेयर में का अध्ययन हमें कहाँ से? एक तो हमें साहित्य से मिल जाएगा, लेकिन जनजातीय जो उत्सव हैं, त्योहार है, उनका आस्था है, उनकी भरोसा, उनका विश्वास है, उनका जो टोटम है, वो हमें किताबों में कम मिलेगा। उसका अध्ययन करने के लिए किसी समाजशास्त्री को जनजातीय क्षेत्र में जाना पड़ेगा और उनका हम अध्ययन उस अध्ययन के आधार पर कर पाएंगे। तो जनजाति धार्मिक विश्वास भी भारत में है, उनकी परंपरा का निर्वहन भी हमें देखना पड़ेगा, उनको भी पढ़ना पड़ेगा। तो दूसरा जो बड़ा कंटेंट हो जाता है, विषय वस्तु हो जाता है समाज शास्त्र में, वो हो जाता है जनजाति धार्मिक विश्वास या जनजातियों के सामाजिक प्रथाएं। हर प्रथा हम आगे नहीं ले जाएंगे। एक ज्ञान परंपरा में एक बात ये भी दिमाग में रखना है कि कई बार ये सवाल पूछे जाते हैं कि पहले सती प्रथा थी तो हम उसको भी जीवित करेंगे क्या? या पहले जो कुप्रथाएं थी, जैसे जाति व्यवस्था, छुआछूत या ऐसी कोई व्यवस्था थी जो मनुस्मृति के नकारात्मक बिंदु हैं, क्या उनको हम दोबारा से जीवित? नहीं, ये मतलब नहीं है। आज की समस्याओं को ठीक करने में जिन विचारधाराओं का उपयोग होगा उनको हम कंटेंट ऑफ इंडियन नॉलेज सिस्टम बनाएंगे। आज हम पहले इधर देखेंगे प्रॉब्लम्स क्या है,
फिर देखेंगे कि ये प्रॉब्लम हमारे देसी नॉलेज में कहाँ से आ सकती है, कहाँ से ठीक हो सकती है। एक उदाहरण के लिए, जैसे पारिवारिक मूल्यों के लिए पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, ठीक? पारिवारिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, तो इस ह्रास को रोकने के लिए हमारे ज्ञान परंपरा में सबसे बड़ा नैतिक आदर्श कहाँ देखने को मिलेगा? रामचरितमानस में, ठीक? तो रामचरितमानस का यह ज्ञान कि भाई का भाई के प्रति क्या कर्तव्य होता है, वो लाएंगे और परिवार में उसका पालन कराएंगे। ऐसा नहीं है कि हर वो ज्ञान जो हमारे पुराने समय में प्रचलित था उसको हम दोबारा से जीवित करेंगे तो हम दोबारा जा करके वैदिक काल में खड़े हो जाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं करना है। केवल वो चीजें जो आज रिलेवेंट है। इतनी बात क्लियर हो गई? जी सर। हाँ, तो मान लीजिए कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि बताओ भारतीय ज्ञान परंपरा में पुराने ज्ञान को पढ़ते हैं तो क्या हम वो सारा ज्ञान फिर से रिपीट? नहीं, सारा ज्ञान नहीं, आज की समस्याओं को ठीक कर सकने वाला प्रासंगिक ज्ञान, ठीक है? फिर हमारी एक सामान्य पहचान होती है, फिर उसके अंदर हमारी लोक संस्कृति भी होती है। लोक संस्कृति के बहुत सारे तत्व हैं जो पीछे छूट गए हैं, उनको हमें दोबारा से जीवित करना है। पीछे कैसे छूटे? उपनिवेशी व्यवस्था के कारण हमारी जो लोक संस्कृति के तत्व थे, उन तत्वों को कहीं न कहीं पीछे छोड़ दिया गया ताकि पश्चिमी तत्व ज़्यादा अच्छे तरीके से भारतीय संस्कृति में प्रवेश कर सकें। और उन तत्वों ने हमारी लोक संस्कृति को प्रभावित किया, तो उसको हमें दोबारा से जीवित करना है, ठीक है? तो दोबारा से जीवित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? चाहे वो चित्रकला हो, चाहे वो भित्ति चित्रकला हो, चाहे वो गोदना आर्ट हो, चाहे वो कोई वास्तुकला हो या वस्तु पर बनाने वाली कला हो, उन सबको जीवित करके जिन लोगों की उस पर पकड़ थी, उनको हम रोजगार दे सकते हैं, उनको सोशल इकोनॉमिक फायदा दिला सकते हैं, तो उनको हम दोबारा से जीवित करेंगे। उससे हमारी बहुत सारी अच्छी चीजें जो पुराने जमाने में होती थी, लोक संस्कृति का अंग था, लेकिन अंग्रेजों के आने के बाद, उपनिवेशी संस्कृति के आने के बाद वो नष्ट हो गए, उनको हम दोबारा से जीवित करना है। मैकाले की शिक्षा पद्धति ने भारत में अंग्रेजियत को फैलाने के लिए फैलाया, और उस अंग्रेजियत का परिणाम ये हुआ कि हम पश्चिमीकरण पर ज्यादा ध्यान केंद्रित कर लिए। जो पश्चिम कर रहा है वही सबसे बड़ा है, वही सबसे बड़ा नैतिक मूल्य है, या वही सबसे अच्छा है, ये हमारे दिमाग में डाल दी गई। उस पश्चिमीकरण को बाधित करेगा हमारा भारतीय नॉलेज कि हम अंधा अनुकरण ना करें, हम तार्किक अनुकरण करें, ठीक है? तो एक सवाल जो ये पूछा जाता है, तो इसका मतलब आप पुराने जमाने की ओर जा रहे हैं, तो फिर तो ये आधुनिकीकरण का उल्टा हो जाएगा। नहीं, हम आधुनिकीकरण के हिसाब से अपना जो देसी नॉलेज है उसको और अच्छा बनाएंगे, ठीक है? क्लियर है? यहां तक किसी का कोई समस्या? अरे थोड़ा बहुत बोल भी दीजिएगा करिए बीच बीच में, तब तो लगे, नहीं तो मुझे लगेगा कि आप लोग सो गए होंगे घर में हैं तो। इसमें 17 तारीख को किसी का इंटरव्यू है? 17 तारीख वाले नहीं है इसमें? सर मेरा है। नहीं सर। अच्छा, 17 को है माने कुछ लोगों का, ठीक है, बढ़िया है। तो आप, अच्छा दीपमाला का भी है, ठीक है, ठीक है। तो जिनका 17 को है, ये सब पॉइंट डिस्कस करेंगे, और थोड़ा सा अच्छी तैयारी करके जाइएगा। आपकी तैयारी को देख करके ही बोर्ड का लेवल तय होता है। जैसे मान लीजिए आप अच्छी तैयारी करके गए हैं तो अच्छे सवाल पूछते हैं, पता चला चेहरा देखकर ये लग रहा है कि आपसे बन नहीं रहा है, तो फिर सोचते हैं अब इससे क्या ही पूछें, चलो छोटा सा बता दो, थोड़ा थोड़ा बता दो। आप ही तय करते हैं कि बोर्ड का लेवल क्या होगा। और दूसरा ये कि जिनका पहला दिन होगा, तो पहले दिन वाले जो हैं, उनके पास ये भी नहीं पता रहता है कि क्या पूछा जा रहा है। लेकिन जनरली जितना अभी तक डिस्कस हुआ है, या जितना मॉक इंटरव्यूज में डिस्कस हुआ है, उतने में सोशियोलॉजी का या उसी के इर्द गिर्द की अवधारणाओं में सोशियोलॉजी का इंटरव्यू हो जाता है, ठीक है? अब आते हैं समाज में भारतीय ज्ञान परंपरा से शामिल करने के लिए हमारे पास क्या क्या है। भारत मतलब समाज शास्त्र में
भारतीय ज्ञान परंपरा में हम क्या क्या शामिल करेंगे और उससे क्या क्या लाभ होना है। एक एक पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। जैसे हम एक तो आप सबने कोई ना कोई पुराने सीरियल देखे होंगे, कोई कोई पुरानी कथा सुनी होगी, कोई ना कोई पुरानी जो है तो किताब पढ़ी होगी, लेकिन हर किसी ने कम से कम रामायण या रामचरितमानस देखा, सुना, पढ़ा जरूर होगा। पढ़ा है? डॉक्यूमेंट यस सर। यस। हाँ, पढ़ा होगा या तो सीरियल देखा होगा रामानंद सागर का, या तो आपने स्वयं पढ़ा होगा, या क्रक्स जानते होंगे। उसी से जो रामचरितमानस में जैसा तुलसीदास चाहते हैं वैसा ही कुछ होता है वैदिक समाज, वैसी ही कुछ अवधारणा है हमारे वेदों की, ऐसा आप मान सकते हैं मोटा मोटा समझने के लिए, कि कभी ना समझ में आए कि वैदिक समाज में क्या होता रहा होगा। तो जैसे कि सबसे छोटी सामाजिक इकाई या सबसे छोटी सामूहिक इकाई समाज की परिवार है, तो हर समस्या का समाधान भी परिवार में है और हर समस्या का कारण भी परिवार में है। और परिवार के मामले में, किनशिप के मामले में, रिश्तेदारी नातेदारी परिवार के मामले में भारत से अच्छा कोई और देश नहीं हो सकता। एक परिवार किन भावनाओं से जुड़ता है, पहले वो भावना होती है जो, वही भावना परिवार के मूल्य है। एक परिवार किन भावनाओं से बनता है, पर चलिए मैं कुछ मूल और भावनाएं बता रहा हूं, उनमें आप बताइएगा कि परिवार होने के लिए इसमें से पहली प्रायोरिटी या पहली प्राथमिकता कौन सी है। दया, करुणा, प्रेम, सुरक्षा, सुरक्षा, प्रेम, दया, करुणा, प्रेम, बंधुत्व, है ना? ठीक है, इनमें से पहले नंबर पर आप किसको रखेंगे कि परिवार शुरू होगा? सहयोग की भावना भी ले लेंगे, चलिए। सुरक्षा। सुरक्षा, सब कुछ होगा, लेकिन मैं यदि पहली चीज बनाना चाहूं तो वो प्रेम होगा, जहां से परिवार शुरू होता है। अब प्रेम है तो फिर सब कुछ है, प्रेम है तो सुरक्षा भी है, प्रेम है तो भावनात्मक जुड़ाव है, तो बंधुत्व है। प्रेम ही मूल भावना है, प्रेम ही बड़ा आदर्श है। तो हम क्या शामिल कर रहे हैं? प्रेम को लेकर के हमारे परिवार तो बहुत प्रगाढ़ रहे हैं, कितने दूर दूर तक भारतीय किनशिप चलती है ना? 3-4 5-6 पीढ़ी तक लोग याद रखते हैं, नातेदारी बुलाते हैं, निमंत्रण करते हैं, तो ये प्रेम ही तो है। 3-4 पीढ़ी के अलावा दूर दूर तक, जैसे मान लीजिए आपकी बुआ, बुआ की ससुराल, ससुराल के ससुराल, लोग याद रखते हैं, संबंध बना रखते हैं। तो भारतीय समाज शास्त्र का ये वाला पार्ट परिवार प्रबोधन नाम से जाना जाता है। हम इनलाइटमेंट करेंगे। हमारे पास प्रेम भरा पड़ा हुआ है भारत में, अपनों के लिए प्रेम भरा पड़ा हुआ है। भारतीय माँ प्रेम की, ममता की पूरे दुनिया में सबसे बड़ी आदर्श, हालांकि माँ पूरे नेचुरल जगत का तत्व है, लेकिन भारतीय माँ पर देखिए कितने सारी मूवी सीरियल बने हैं, कितनी कहानी लिखी गई है, कितने क्या कहते हैं, महाकाव्यों की पात्रों में माँ की भूमिका है। और माँ में क्या है? ममता, प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व का भाव, लगाव, ये सब परिवार के तत्व हैं। और दूर तक, जिसके कारण, दूर तक का मतलब ये है कि हमारा परिवार, हम मतलब हमारे भारत का जो परिवार है वो बड़े बड़े परिवार होते हैं। कई पीढ़ी के परिवार के सदस्य एक साथ एक घर में रह लेते हैं, 150-150, 200 लोग एक साथ रह लेते थे। ये आदर्श था। इस आदर्श को हम खो चुके हैं, जिससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं और बहुत सारे फायदे भी हुए। ऐसा नहीं है कि केवल नुकसान हुआ है, फायदे भी हुए होंगे। तो हम परिवार में दोबारा से ये तत्व भारतीय ज्ञान से ले आएंगे, भारतीय ज्ञान परंपरा से, और उसको सोशियोलॉजी में पढ़ाएंगे। तो सोशियोलॉजी में जब इसको पढ़ाएंगे तो इसका नाम होगा परिवार प्रबोधन, फैमिली इनलाइटमेंट। फैमिली इनलाइटमेंट का मतलब है
कि हम परिवार को उन सभी आदर्श मूल्यों में बांध के रखेंगे जो परिवार के लिए जरूरी हैं। परिवार प्रबोधन में जो अब कुछ समस्याएं होंगी जिसको समस्या को दूर करने के लिए परिवार प्रबोधन लाया जाएगा। तो समस्या क्या है? हमारे भारत में जो सबसे बड़ी ताकत थी, जहां से सारे मूल्य निर्धारित होते थे, वह था हमारा ज्वाइंट फैमिली, संयुक्त परिवार। भारत की वो ताकत थी। भाई भाई के बीच प्रगाढ़ संबंध होते थे, तो ताऊ चाचा बच्चों की केयर करने वाले। तो एक बच्चे का जब सामाजिकरण होता था, एक बच्चा जब सोशलाइज्ड होता था, तो बहुत सारे डिसिप्लिन अनुशासन में सोशलाइज्ड होता था। तो हम संयुक्त परिवार खो चुके हैं। संयुक्त परिवार खोने से संयुक्त परिवार के भाव भी खो गए। प्रेम, दया, करुणा, बंधुत्व, भाईचारा, परस्पर सहयोग, ये भी सब खो गया। हम ये ग्रहण करेंगे। और जो हमारा एकल परिवार है, ठीक, एक और बड़ी समस्या है, बिना विवाह के दो विपरीत लिंग का एक साथ रहना, जिसको कई बार हम लोग क्या नाम देते हैं? लिव इन। ये समस्या है या समाधान है या फिर अच्छा प्रचलन है, आधुनिकीकरण है? इस पर बहुत सारे सवाल होते हैं। लेकिन हम भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से देखेंगे तो दो अपोजिट जेंडर एक साथ एक कमरे में बिना विवाह के नहीं रहते थे। कहने का मतलब ये है कि यौन संबंध स्थापित नहीं होते थे। अब कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, ये रूढ़ी है, प्रथा है, पर भारतीय ज्ञान परंपरा में इसको आदर्श माना गया है। ये रूढ़ी नहीं है। हाँ, जो उदारवादी, स्वतंत्रतावादी, स्वच्छंदतावादी विचारधारा के लोग होंगे, मानेंगे, तो वो इसको कहेंगे कि नहीं, ये तो बड़ा ऑर्थोडॉक्स है, पुरातन सोच है। पर उससे बहुत सारी समस्याएं, नई समस्याएं पैदा हुई हैं। नई समस्याएं जैसे दो लोग लिव इन में रह रहे हैं, बच्चा पैदा हुआ, बच्चे की आइडेंटिटी पर सवाल उठे। लिव इन में रहने वाला लोग समाज के प्रति पुरुष जो है समाज के प्रति लायबल नहीं होता, छोड़ के चला जाता है, फिर वो माँ अकेले रह जाती है। इन समस्याओं के लिए हमारा समाज अभी तैयार नहीं है। और जब तक हमारा समाज इन समस्याओं को झेल लेने के लिए तैयार नहीं है, तब तक भारत के लिए लिव इन रिलेशनशिप समस्या है। सपोज भारत में अभी एक बड़ा क्या कहते हैं, पुरातन थिंकिंग है पुरुषों की, और वो रहेगी। मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी समाप्त होने वाली है। पश्चिम में लोग लिव इन में रहते हैं, उनके साथ कोई समस्या नहीं। उनका सामाजिक स्ट्रक्चर इस प्रकार से है कि 10 लिव इन में रह लें, कोई दिक्कत नहीं। 10 शादी करते हैं, 20 शादी करते हैं, आज शादी किए, कल तलाक किए, दूसरे के साथ शादी किए, वो कॉमन है। और इस मामले में स्त्री पुरुष वहां बराबरी पर खड़े। पर भारत में दोनों बराबरी पर नहीं खड़े हैं। भारत में एक टैबू है, एक पुरातन सोच है कि एक बार स्त्री का विवाह किसी से हो गया तो दूसरा विवाह होने में उसकी बहुत समस्याएं होती हैं। तो यहाँ इतना जल्दी तलाक नहीं होता है। तो लिव इन में रहने वाली लड़की या लिव इन में रहने वाली स्त्री का यदि बच्चा पैदा हो गया तो फिर उसके साथ बड़ी समस्याएं। उसको कोई अपनाता नहीं, ये समाज नहीं अपनाता। बहुत पढ़ा लिखा समाज है, फिर भी नहीं अपनाता। तो ऐसे टैबू जहां हैं, ऐसे पुरातन सोच जहां हैं, वहां लिव इन रिलेशनशिप जैसे अत्याधुनिक विचार फिट नहीं बैठते हैं। तो हम क्या कहते हैं, तो इसके कारण बहुत सारी विसंगतियां आएंगी। तो हम अपने भारतीय ज्ञान परंपरा में लौटकर देखेंगे तो उसका समाधान वहां हमको मिलता है कि ऐसी स्थिति ही पैदा ना हो। इसके लिए जरूरी है कि विवाह के बाद ही स्त्री पुरुष एक साथ रहें। ऐसी तमाम समस्याएं हैं। ठीक है, माता पिता के सम्मान में कमी आ रही है, भाई भाई को मार डाल रहे हैं, भाई भाई का आपस में पट नहीं रहा है, दोनों अलगाव से जूझ रहे हैं। ऐसी समस्याओं का समाधान हमें रामचरितमानस में मिल जाएगा, वैदिक व्यवस्था में मिल जाएगा। और ये ऐसी समस्या है कि यदि इनको ठीक कर लें तो बहुत सारी समस्याएं जो समाज में है, हिंसा की, चोरी की, बलात्कार की, है ना, एकाकीपन की, अवसाद की, टेंशन की, वो बहुत जल्दी दूर हो सकता है। इसलिए हम उधर क्या कहते हैं, दौड़ रहे हैं। तो कभी आपसे कोई पूछे फैमिली इनलाइटमेंट क्या है, परिवार प्रबोधन क्या है, तो परिवार प्रबोधन का भारतीय ज्ञान परंपरा के सेंस में ये मतलब है। ठीक है, यहाँ से किसी को कोई सवाल?
कुछ नहीं। अरे बोल दीजिए हाँ सर सवाल है या नहीं है। सर एक बार थोड़ा परिवार प्रबोधन ऑफ क्लियर कर दीजिए, एक्चुअली मैं ना थोड़ा सा आवाज कट गई थी। परिवार प्रबोधन को, हेलो, जी सर। परिवार प्रबोधन को एक बार और बता दें क्या है। जी सर। हाँ, हम परिवार प्रबोधन को भारतीय समाज शास्त्र में पढ़ाने जा रहे हैं। ठीक है, भारतीय ज्ञान परंपरा के वो आदर्श लेकर के जो पहले थे लेकिन अब नहीं रह गए हैं, जैसे एकल परिवार बनना या संयुक्त परिवार का टूटना। ठीक है, जैसे बिना विवाह के विपरीत लिंग का एक साथ रहना, लिव इन में रहना, माता पिता के सम्मान में कमी आना, भाई भाई के बीच बंधुत्व के भाव में कमी आना, हमारी किनशिप कमजोर होना, ये सब समाप्त हो रहा है। इसको दोबारा से भारतीय ज्ञान के जो प्राचीन आदर्श हैं उनसे हम नॉलेज लेकर के इनको ठीक करेंगे, तो इसको कहते हैं परिवार प्रबोधन। ठीक, जी सर, क्लियर है। टूटते पारिवारिक मूल्यों को इंडियन नॉलेज या भारतीय देसी नॉलेज से ठीक करना, बस एक लाइन याद रखें तो ठीक है। मेरा एक क्वेश्चन है हाँ, सर, जैसे कि ये आपने बोला लिव इन रिलेशनशिप सही नहीं है प्राचीन मूल्यों के अनुसार, तो लेकिन अभी संविधान में तो सबको स्वतंत्रता है जीवन जीने की, तो समाज को प्रायोरिटी दी जाएगी यहाँ पे कि व्यक्तिगत स्वतंत्रता को? बहुत बढ़िया सवाल आपने पूछा और ये एक अच्छा द्वंद्व है। ठीक है, देखिए किसी भी समाज में व्यक्तिगत स्वतंत्रता किस हद तक हो सकती है ये कौन तय करेगा। ठीक, राष्ट्र के रूप में भारत में, चूंकि भारतीय समाज में राष्ट्र, संविधान, कानून, नियम, अधिनियम ये सब भी संविधान के लिए आदर्श तय करते हैं। तो आदर्श तय कौन करेगा? कॉन्स्टिट्यूशन तय करेगा, नो डाउट। ठीक है, इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन किसी को मना नहीं कर रहा है, मना नहीं करेगा। इसी चक्कर में संविधान में कह तो दिया कि हर व्यक्ति को अपने इच्छा अनुसार रहने की आजादी है, और उस आजादी में स्पेसिफाई नहीं किया गया कि दो विपरीत लिंग के व्यक्ति एक साथ रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे। रहने लगे लोग, समस्याएं आई, समस्याओं से लोग देखे कि कोर्ट में मामला पहुंचा, इस तरह से कई मामले पहुंचे, तो फिर अचानक से न्यायपालिका ने कार्यपालिका को जगाया, देखो ये क्या हो रहा है। और अभी आप कुछ दिन पहले देखेंगे कि एक नियम बना कि अब कोई भी व्यक्ति यदि लिव इन में रहता है तो उसका पंजीकरण अनिवार्य है। फिर ये पंजीकरण की व्यवस्था क्या है जब स्वतंत्रता है तो? फिर विवाह का भी पंजीयन क्यों कराते हैं, जन्म मृत्यु का पंजीयन भी क्यों कराते हैं? फिर रहे अपना स्वतंत्रता तरीके से, है ना। तो जब समस्या पैदा हुई तो उस पर ऊपर से एक सेंसरशिप लगाई गई कि कोई भी व्यक्ति जो लिव इन में रहेगा उसको पंजीकरण की आवश्यकता होगी। आपको नहीं लगता कि पंजीकरण का चक्र जो है ये विवाह जैसा ही है कुछ? और पंजीकरण से क्या करने जा रहे हैं? पंजीकरण से हम उत्तरदायित्व तो डिसाइड करने जा रहे हैं, निर्धारित करने जा रहे हैं। वो पुरुष जो किसी स्त्री के साथ रह रहा है या वो स्त्री जो किसी पुरुष के साथ लिव इन में रहने जा रही है, वो परस्पर रिस्पॉन्सिबल होंगे यदि लिव इन में रहते हुए उनके साथ कुछ होता है तो धीरे धीरे हम उसको क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे कानून से उसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये वाली बात को थोड़ा सा दूसरे या अन्य संदर्भों में भी देखें कि हमें अपने कस्टम्स को ध्यान रखना है या हमें अपने कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखना है। तो नो डाउट एज अ सिटीजन हमें अपने कस्टम से ज्यादा वरीयता देनी है कॉन्स्टिट्यूशनल मूल्यों को, लेकिन कस्टम के आदर्श से यदि सामाजिक समस्याएं ठीक हो रही हैं तो फिर उसको लागू करने या फॉलो करने में कोई समस्या नहीं है। ठीक है जी सर। और रही बात क्या इसको हम आधुनिकीकरण माने, तो ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये पश्चिमीकरण है। लिव इन रिलेशन में रहना ये आधुनिकीकरण नहीं है, ये पश्चिमीकरण है, प्योर पश्चिमीकरण। क्यों? क्योंकि हम यदि आधुनिकीकरण की ओर जाएं तो हम तो सबसे पहले ये देखेंगे कि दिस इज सुटेबल फॉर अवर सोसाइटी, अवर फैमिली। यदि वो सुटेबल नहीं है
तो फिर वो लॉजिकल नहीं है, और जो लॉजिकल नहीं है वो आधुनिक नहीं है, फिर वो अंधानुकरण है। ठीक, फिलहाल आयोग में आप लोग को यही ऐसा ही थॉट रखना है। बहुत आधुनिकीकरण के चक्कर में ये ना बोलिए कि लिव इन रिलेशनशिप एक आधुनिक कॉन्सेप्ट है जिसमें सब अच्छा चल, नहीं, अच्छा नहीं चल रहा है, वो अच्छा कॉन्सेप्ट है ही नहीं, भारतीय समाज के लिए वो अच्छा कॉन्सेप्ट नहीं है। कब अच्छा कॉन्सेप्ट होगा ये तब अच्छा कॉन्सेप्ट होगा जब पढ़े लिखे लोग स्त्री पुरुष या जेंडर के बीच जो गैप है उसको पूरा कर ले। ठीक, एक स्त्री दूसरा विवाह करने जाती है भारत में तो उसको तमाम समस्याएं हैं, कोई नहीं अपनाता। पश्चिम में ये समस्या नहीं है, पश्चिम में लड़की लिव इन में रहेगी, दूसरा लड़का उसके साथ लिव इन में रहने के लिए, शादी करने के लिए तैयार हो जाएगा। आप भारत में ओपनली लिव इन में रह लीजिए, मुझे तो नहीं लगता कि कोई कितना भी बड़ा मॉडर्न थिंकिंग का व्यक्ति होगा और पूरे रिश्तेदारी और समाज परिवार में सबको बता के लिव इन में रह रहा होगा कि देखो मैं लिव इन में हूं। है क्या? मुझे नहीं लगता कि भारत में ऐसा होगा। और जब ऐसा नहीं है इसका मतलब हमारा समाज अभी इस नए चलन के लिए तैयार नहीं है। तो जब तक तैयार नहीं है तब तक ये लिव इन रिलेशनशिप हमारे भारत के लिए तार्किक नहीं है, और तार्किक नहीं है तो फिर है क्यों? है वो पश्चिमीकरण के प्रभाव के कारण। ठीक है, इतनी बात क्लियर? यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं अभी। जी बताइए। क्लियर है सर। क्लियर है? ठीक, जी सर। तो अब आपको दिमाग में रखना है कि इस पर जब सवाल हो तो थोड़ा सा आपको तटस्थ रह करके यही सोचना है कि हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा से क्या उपयोगी है या नहीं। तो लिव इन रिलेशनशिप से समस्याएं ज्यादा हैं, समाधान ही किसी चीज का नहीं है। समाधान ही किसी चीज का नहीं भारत में। भारत में पहले हमें उतना विकसित करना पड़ेगा सोच को कि लोग जिस दिन एक लिव इन में रहने वाली परित्यक्ता महिला या दूसरे विवाह के लिए तैयार महिला से ओपन माइंड से लोग तैयार हो जाएंगे कि हाँ ठीक है, मेरा कोई दिक्कत नहीं है, मैं इस लड़की से भी विवाह कर सकता हूँ, उस दिन फिर सोचा जाएगा। फिलहाल अभी ये समस्या है। ठीक है, सर वो जनजातियों में जो घोटुल परंपरा है वो भी इसी से जुड़ी हुई है ना? नहीं, घोटुल अलग है। घोटुल का सिस्टम अलग है। घोटुल पारिवारिक इजाजत के बाद है। दोनों फैमिली, लड़के लड़के या दोनों परिवारों की अनुमति है उसमें, सहमति है उसमें। ठीक है, तो भले ही वो एक साथ बिना विवाह के रह रहे हैं लेकिन इसमें पारिवारिक सहमति है और वो एक कस्टम है, और उस कस्टम पे कस्टम के उल्लंघन पर समाज उस पर कार्रवाई करेगा। समाज की जो संस्थाएं हैं, है ना, जिनमें ये संस्था पाई जाती है, जैसे मुड़िया में पाई जाती है, बैगाज में शायद पाई जाती है, तो वो क्या करेंगे? यदि घोटुल प्रथा के विपरीत कोई जाकर के किसी लड़की के साथ कोई दुराचार करेगा या लड़के के साथ कोई दुराचार होगा तो जो घोटुल का संचालन करने वाले लोग हैं उन पर कार्रवाई करेंगे। ठीक, तो वो जी सर। लिव इन रिलेशनशिप से अलग थॉट है, और उनका विवाह वहीं से मान लिया जाएगा। यदि वो सहमत हो गए आपस में दोनों लोग तो विवाह मान लिया जाएगा। नहीं सहमत हो गए तो उनके परिवार उनके साथ खड़े हैं, दूसरा व्यक्ति उनके साथ घोटुल में जाने के लिए तैयार है, वो पसंद आएगा तो उसके साथ विवाह कर लेंगे। मुझे लगता है लिव इन रिलेशनशिप से ज्यादा तार्किक है वो घोटुल की परंपरा। ठीक है, जी सर। हाँ, जिस चीज को भारत में लिव इन कहा जा रहा है वो वास्तव में कोई भारतीय सिद्धांत नहीं है। ठीक, फिर सामाजिक समरसता, परिवार से निकलकर जब हम समाज बनाते हैं तो सामाजिक समरसता दूसरा समाजशास्त्र का भारतीय ज्ञान परंपरा में स्तंभ है। हमारा जो सामाजिक ताना बाना है, हमारा जो सामाजिक समरसता का थॉट था, वो बहुत पीछे छूट गया है। इसमें कहीं न कहीं नगरीय सभ्यता, इसमें कहीं न कहीं पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव पड़ा, उसके कारण हुआ। कहीं न कहीं भौतिकवादी सोच के कारण, एकाकी जीवन और सेल्फ
के लिए, सेल्फ के विकास के लिए कार्य करने के लिए इसमें बहुत पीछे छूट गए हैं। तो सामाजिक समरसता नष्ट हो गई, पारिवारिक हुई पहले, फिर सामाजिक समरसता नष्ट हुई। लोगों के पास हेल्प के लिए ना तो सोच है ना तो वक्त है, और जब न सोच है ना तो वक्त है, तो फिर समरसता नहीं रह जाएगी। इसमें एक और बड़ा दुराभाव शामिल हुआ, जिसमें जाति श्रेष्ठता और जाति तुच्छता का भाव होना, या आध्यात्मिक नहीं है, आर्थिक श्रेष्ठता, आर्थिक तुच्छता का भाव होना, अमीरी गरीबी के कारण अहम भाव पैदा होना, जाति धर्म लिंग में जेंडर, कोई एक जेंडर अपने आप को प्रमुख माने, तो उसके कारण ऊंच नीच की भावना आई, उसके कारण डिस्क्रिमिनेशन की भावना आई, विषमता की भावना आई, भेदभाव की भावना आई। तो जो हमारा सामाजिक समरसता था, समरसता का मतलब है एक जैसे, एक घोल में एक क्या कहते हैं, रस का उदाहरण यहाँ पर समरस का मतलब होता है एक जैसा हो जाना। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कि आप गन्ने के जूस में नींबू मिला देते हैं, पुदीना मिला देते हैं, है ना, तो गन्ना का जूस घुल करके एक अलग रंग धारण कर लेता है और वो समरस हो गया। लेकिन यदि यही नींबू दूध में मिला दीजिए, तो दूध का पानी अलग हो जाएगा, छाछ अलग, मतलब मलाई अलग हो जाएगी, दूध फट जाएगा। तो कहाँ पर क्या मिलाना है, ये गड़बड़ हो गया हमारा। हमने कहा, जैसे अभी जो चल रहा है राष्ट्रवाद, हमें कैसे राष्ट्रवाद की ओर चले गए, जिससे हमारी सामाजिक समरसता समाप्त हो रही है। जो राष्ट्रवाद का जो अभी मॉडल घूम फिर रहा है मार्केट में, उसकी मैं बात कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा ही हो गया जैसे दूध में नींबू मिलाया जा रहा हो। हमें एक ऐसे राष्ट्रवाद की जरूरत थी कि भले ही वो गन्ने का जूस होता, उसमें नींबू मिला दो, पुदीना मिला दो, या और कुछ पत्तियां उनका जूस मिलाना है मिला दो, घुल जाएगा। तो जो घुलने की परंपरा थी वो थोड़ी सी दूर हो गई, कट गए, लोग कटे कटे से रहने लगे। इसके पीछे भौतिकता या जातीय श्रेष्ठता, धार्मिक श्रेष्ठता, जेंडर बेस्ड श्रेष्ठता और अहम भाव को प्राथमिकता देने के कारण ये समस्या आई। अब इसको ठीक करने के लिए हमारे पास पहले से ही भारतीय ज्ञान परंपरा में बहुत सारे विचार हैं। लोग समरस रहते थे, दो धर्म के लोग भी आपस में अच्छे से बातें करते थे, दो विपरीत विचार के रखने वाले लोग भी एक ही समाज में अच्छे से रहते थे, कबीर और तुलसी दोनों एक साथ पढ़े जा रहे थे। तो ये भाव समरसता का भाव होगा, इसको हम सीखेंगे। इसको हम सीखेंगे रामचरितमानस से भी सीखेंगे, गीता से सीखेंगे, वैदिक परंपरा से, बहुत जगह ये सब मिल जाएगा आपको। एक आलोचना जो आप लोग के दिमाग में सर गूंजनी चाहिए। हाँ, सर मेरा एक क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को अपन आध्यात्मिक किस आधार पर बोलेंगे? आध्यात्मिक, किसी व्यक्ति, हाँ, हाँ, अच्छा जैसे किसी व्यक्ति को डिफाइन करना है तो अपन कैसे बताएं कि वो आध्यात्मिक है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक होना तो कतई नहीं है, ठीक। हर धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक हो ये जरूरी नहीं है। जैसा कई बार लोग आध्यात्मिक का मतलब धार्मिक कह देते हैं, जैसे किसी ने गेरुए वस्त्र पहन लिए, चीवर धारण कर लिए, सफेद टोपी लगा लिया, या कुछ भी ऐसा कर लिया, तो कहते हैं बड़ा आध्यात्मिक व्यक्ति है। तो ऐसा नहीं, आध्यात्मिक का मूल मतलब टर्मिनोलॉजी से सीखिएगा, आत्मा की ओर अग्रसर होना। आत्मा की ओर अग्रसर होने का भाव ही आध्यात्मिकता है। हमारी आत्मा जो है वो निश्चल है, शुद्ध है, प्योर है, उसमें कोई बुरा भाव नहीं है। उसमें यदि है तो सिर्फ सिर्फ अच्छे मानवीय गुण हैं। उनको प्राप्त करने की कोशिश करने वाला व्यक्ति आध्यात्मिक है। वो अपने निश्चल आत्मा की ओर प्रवेश कर रहा है, क्या छोड़ करके? लोभ, मोह, अहंकार, धोखा, छल, कपट, झूठ, ईर्ष्या, द्वेष, जलन, ये जितनी भी बुराइयां मन की होती हैं, इन सबको त्याग करके वो प्रेम, दया, करुणा, शुद्धता की ओर जाने का प्रयास कर रहा है, तो वह व्यक्ति आध्यात्मिक है। वही सच्चे मायनों में स्पिरिचुअल व्यक्ति कहलाएगा। स्पिरिचुअल, स्पिरिट की ओर की यात्रा, आध्यात्मिक, अधिधन आत्मिक, आत्मा की ओर जाना, है ना। अब रही बात, कोई व्यक्ति
आध्यात्मिक बनने के लिए क्या कर रहा है। तो कुछ व्यक्ति आध्यात्मिक बनने के लिए साहित्य पढ़ सकते हैं, कुछ व्यक्ति धार्मिक साहित्य पढ़ सकते हैं, कुछ व्यक्ति धार्मिक आचरण कर सकते हैं, कुछ व्यक्ति पूजा पाठ करेंगे, तो कुछ व्यक्ति योग करेंगे, कुछ व्यक्ति जो है ध्यान करेंगे, प्राणायाम करेंगे, एकांत में जा करके आंख बंद करके किसी का स्मरण करेंगे। वो सब आध्यात्मिक हो सकते हैं। नास्तिक भी आध्यात्मिक हो सकता है। नास्तिक आध्यात्मिक कैसे होगा? वो किसी बाहरी सत्ता पर भरोसा न रख करके सिर्फ अपनी आत्मा पर फोकस करे, तो नास्तिक भी आध्यात्मिक हो सकता है। तो आध्यात्मिकता का मतलब है इन सभी बुराइयों को छोड़ करके एक प्योर आत्मा को प्राप्त करने की कोशिश करना, जिसमें तमाम बुराइयां नहीं रह जाएंगी। तो व्यक्ति ज्यादा से ज्यादा बुरा कब बनता है? जब वो आध्यात्मिकता को छोड़ करके भौतिकता का मतलब होता है शरीर की ओर की यात्रा, शरीर की ओर की यात्रा। इंद्रिय सुख पाने के लिए जो कुछ किया जाए वो सब भौतिकता है, और मन को प्रसन्न करने के लिए, चित्त को प्रसन्न करने के लिए, आत्मा को प्रसन्न करने के लिए जो कुछ किया जाए वो सब आध्यात्मिकता है। ठीक, तो फिर हम कहें कि हमको अच्छा खाना खाना ये आध्यात्मिकता है। अच्छा खाना खाना ना आध्यात्मिकता है ना भौतिकता है। लेकिन अच्छे खाने के लिए गलत करते जाना ये भौतिकता है। या गलत तरीकों से अच्छा खाना रोज प्राप्त करने की कोशिश करना ये भौतिकता है। बात समझ में आ गई? जी तो सर, क्या यदि वो ने पूछा कि आप आध्यात्मिक हैं, तो हमें क्या उत्तर देना है इसका? आप अपना बताइए, मैं आपको क्या बताऊं कि आप आध्यात्मिक हैं कि नहीं हैं। मुझसे ओके। पूछिए तो मैं बताऊं अपना, कि आप मुझसे पूछिए कि सर आप आध्यात्मिक हैं कि नहीं, तो मैं अपना बता पाऊंगा। नहीं, तो हमें क्या गुण बताने हैं उसमें, ये पूछना आप चाह रही थी आप मैं। बताइए कि आप जो अभी मैंने बताया वो सब त्याग हुँ। करके क्या आप उस प्योर रीजन को प्राप्त करने की कोशिश करती हैं, तो आप आध्यात्मिक हैं। आप यही बताइए कि हाँ सर मैं आध्यात्मिक हूँ। फिर कहें कि सिद्ध करिए कैसे आध्यात्मिक हैं, तो आप कहिए हाँ। कि मैं अपनी आत्मा, आत्मा मतलब क्या? आत्मा मतलब वो शुद्धता, शुद्ध गुण, शुद्ध भाव को प्राप्त करने की कोशिश करती हूँ। उसके लिए मैं जितनी भी भौतिक बुराइयां हैं उसको त्यागती हूँ, त्यागने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मैं आध्यात्मिकता की यात्रा पर हूँ। जी सर। ठीक है। तीसरी जी सर। चीज जो, हाँ, और है कोई सवाल क्या? जी सर, समलैंगिक विवाह पर अगर कुछ पूछते हैं तो उस पे क्या राय रखनी है? मतलब ये आधुनिक विचार ठीक है कि नहीं ठीक है ना? अच्छी बात है। नहीं सर, ये तो हम्म, सही है। मैं दूसरा प्रश्न करना चाह रही थी, समलैंगिक विवाह के ऊपर क्या बताएं अगर वो पूछते हैं कुछ तो? देखिए यदि समाज शास्त्र के दृष्टिकोण से सोचा जाए, या फिर भारतीय ज्ञान परंपरा के दृष्टिकोण से सोचा जाए, या साइंस के दृष्टिकोण से सोचा जाए, किसी भी दृष्टिकोण से सोचा जाए, तो भारतीय समाज के लिए समलैंगिक विवाह वैलिड नहीं। ठीक। जी। फिर ये किस भाव पर टिका हुआ है, कौन सी चीज है जो इसको भारत में टिकाए रखी है, या भारत में इसकी चर्चा हो रही है? तो ये जी। व्यक्तिगत स्वतंत्रता का ही मामला है, चयन का मामला है, चॉइस का मामला है। और जब कोई चीज चॉइस का मामला है तो एज अ कॉन्स्टिट्यूशनल रूल वैल्यूज ये ठीक है, ठीक है, चलेगा। हमने मान लिया कि संविधान हमें चॉइस देता है, जी। संविधान में सारी स्वतंत्रताएं हैं, तो क्या संविधान हमें जहर पीने की भी स्वतंत्रता देता है? नहीं। नहीं देता। तो जहर पीने जी। के लिए स्वतंत्रता हमें संविधान क्यों नहीं देता? क्या संविधान हमको अपनी उंगलियां खाने का अधिकार देता है कि हम अब धीरे धीरे अपनी उंगलियां खा जाएं? नहीं सर। स्वतंत्रता तो है ना। जी। तो कहने का मतलब ये है, कॉन्स्टिट्यूशनल दृष्टि से सोचेंगे, बहुत सारी चीजें रह गई हैं जो संविधान में डायरेक्ट नहीं लिखा जा सकता। इससे संबंधित एक कानून की धारा थी, इसको वैलिड किया है इसी आधार पर। ठीक है। जी, वही। हाँ, धारा 377 ऐसे ना। तो आप क्या बताएंगे? हाँ सर, स्वतंत्रतावादी मॉडल से देखें तो ये चॉइस का मामला है, ठीक है। अब आप कहिए कि समाजशास्त्री दृष्टि से बताइए, तो आप सपाट बोलिए भारतीय समाज की दृष्टि से ये प्राकृतिक नहीं है, या भारतीय समाज की दृष्टि से देखा जाए तो इसका कोई अच्छा पक्ष नहीं है। जी भारतीय सर। समाज शास्त्र की दृष्टि से देखा जाए, या भारतीय समाज के परिवेश में देखा जाए तो इसका कोई भारतीय रेफरेंस नहीं है।
इससे सामाजिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जी सर। अब इसके तर्क क्या है? पश्चिम में फिर वही बात आ जाएगी। पश्चिम की हम क्यों लेकर चलें? हमको अपने समाज में रहना है, तो हम पश्चिम का आधुनिकीकरण के हिसाब से हम सोचेंगे, ना कि पश्चिमीकरण के हिसाब से सोचेंगे। किसी समाज के लिए ठीक हो सकता है। जी। अब रही बात समलैंगिक विवाह का उद्देश्य क्या है, तो समलैंगिक विवाह का उद्देश्य संतान उत्पत्ति तो बिल्कुल भी नहीं है। जी सर। और जिस संतान उत्पत्ति जिसमें उद्देश्य ना हो, वो सामाजिक दृष्टिकोण से वो बाधित है, मतलब वो पूर्ण सामाजिक तथ्य नहीं है, मतलब वो पूर्ण जी। विवाह नहीं है। ठीक, जी। केवल और केवल कुछ यौन संतुष्टि के लिए है, तो ये व्यक्तिगत चॉइस का मामला है। तो कई बार ये किसी समाज के लिए सही हो सकता है कि जिस समाज में लोगों की मनोवृत्ति ही ऐसी हो कि नहीं, हमारे लिए सेम जेंडर ही ठीक है, तो जी समाज सर। के लिए ठीक हो सकता है। पर भारत में इसकी मान्यता नहीं है ना। भारत जी। में मान्यता किस रूप में नहीं है? सामाजिक रूप से कॉन्स्टिट्यूशनल मान्यता है। तो आप इस पे एक पक्ष में ना जा करके आप चाहें तो पक्ष और विपक्ष में कर सकते हैं। मतलब इस पे कोई कंक्रीट आइडिया ना दे करके डायरेक्ट बोल सकते हैं, दोनों बात रख सकते हैं। आपसे जब पूछा जाए तो जी। आप हमेशा भारत के आदर्शों के अनुरूप ही उत्तर देंगे, तो आयोग में ज्यादा अच्छा माना जाएगा। जी सर। ठीक है। हाँ, जी। क्योंकि हम हर चीज को तर्क के आधार पर सिद्ध करेंगे। तर्क है तो ठीक है, तर्क इसके पक्ष में नहीं है तो फिर ये व्यक्तिगत जरूरतें हैं किसी की, तो उन पर हमें कहीं ना कहीं, अब कॉन्स्टिट्यूशनल बैन तो कर नहीं सकते, तो जी हमें सर। समाज के मूल मानदंड ऐसे बनाने होंगे कि लोग इसकी ओर प्रेरित ना होने पाए। अच्छा। हाँ, ठीक है। ठीक है। जी सर। तो अब ये समस्या उत्पन्न कैसे हुई? तो ये समस्या कई बार बोलने के अधिकार, कई बार अपर्याप्त यौन शिक्षा, है ना, के अभाव के कारण ये समस्याएं पैदा होती हैं। तो समाज में यदि इसको ठीक करना है, तो हम कह सकते हैं कि हम वयस्क पुरुष और स्त्रियों को यौन शिक्षा दे सकते हैं, उनको हम नैतिक शिक्षा दे सकते हैं। स्त्री पुरुष कई बार, स्त्री स्त्री और पुरुष पुरुष एक दूसरे के प्रति आकर्षित जिन वजहों से होते हैं, उन वजहों को दूर कर सकते हैं, ताकि वो एक स्वस्थ प्राकृतिक गतिविधि की ओर आगे बढ़ सकें। जी सर। ठीक है। प्रकृति से रेफरेंस भी ले सकते हैं हम लोग। प्रकृति से रेफरेंस लेकर ये बता सकते हैं कि किसी भी क्या कहते हैं, जैविक समुदाय में इस प्रकार की घटना नहीं होती है, तो मानव में भी ये घटना अप्राकृतिक मानी जाएगी। ठीक है। हाँ, ठीक। तो तीसरी चीज जो हम लोग लेने जा रहे हैं वो है पर्यावरण का संरक्षण। ये पर्यावरणीय समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से देखें तो सामाजिक पर्यावरण में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसको हमारा वैदिक नॉलेज ठीक कर सकता है, वो हमें वहां से अडॉप्ट करने की जरूरत है। ठीक है। प्रदूषण की समस्या हो, ग्लोबल वार्मिंग की समस्या हो, या शोरगुल की समस्या हो, ऐसी बहुत सारी समस्याएं हैं जिनको हमारा समाज ठीक कर सकता है। हमारा समाजशास्त्र या इंडोलॉजी का जो नॉलेज है वो ठीक कर सकता है। ठीक। स्वदेशी का गौरव, अपने नॉलेज को बढ़ा करके, अपनी देसी परंपरा को बढ़ा करके, समाज शास्त्र में पढ़ा करके हमें जो स्वदेशी आचरण अपनाएंगे उसका अपना एक गौरव होता है। उस स्वाभिमान को, उस गौरव को जब हम लाएंगे तो भारत के प्रति दूसरे लोगों का या दूसरे देशों का सम्मान भी बढ़ेगा। तो हम अपना चिंतन दर्शन उस दिशा में ले जाएं, या हम समस्याओं के समाधान के लिए किसी दूसरे नॉलेज पर दूसरे नॉलेज पर निर्भर ना रहें। जैसे थोड़ी देर के लिए हम बहुत दिनों तक अंग्रेजी प्रभाव के कारण, अभी भी हम लोगों ने देखा है कि बहुत सारी चीजें हम लोग जब पेडागोगी पढ़ते हैं, शिक्षा शास्त्र पढ़ते हैं, तो तमाम जर्मनी के थिंकर, ब्रिटेन के थिंकर, अमेरिका के थिंकर जितने हैं, वो जो सब बताए हैं लर्निंग की प्रोसेस को, उसको हम अपने स्कूल कॉलेज में लागू कराने की कोशिश करते हैं। क्लियर ना? कहीं हम स्किनर को ला रहे हैं, कहीं जीन पियाजे को ला रहे हैं, कहीं बंडूरा को ला रहे हैं, पढ़ा होगा कहीं ना कहीं आप लोगों ने ये सब। तो ये हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए इनके थॉट पर क्यों निर्भर रहे भाई? हमारे यहाँ भी तो एक प्रणाली थी, उस प्रणाली से कुछ अच्छा निकाल कर लाते हैं और बच्चों को सिखाते हैं। जैसे सबसे विकसित
शिक्षा व्यवस्था में जो मॉडल है वो कौन सा मॉडल है? सीखो और करो वाला मॉडल है। करो और सीखो का मॉडल है, यही ना है? अब करो और सीखो के लिए हमको बंडूरा या क्या कहते हैं, जीन पियाजे या किसी अन्य विद्वान पर जाने की जरूरत नहीं है। भारत में तो बच्चा वैसे भी हर कला सीख रहा है, जन्म से सीख रहा है, अपने माँ बाप के साथ सीख रहा है। तो हम अपना इंडिजीनियस नॉलेज इस प्रकार से बढ़ाएंगे तो हम अपना स्वदेशी आचरण कर पाएंगे। ठीक है। नागरिकों का कर्तव्य, लोगों की ड्यूटीज का आभास कराना भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में सिर्फ अधिकारों की बात नहीं होती, बल्कि अधिकारों से ज्यादा कर्तव्यों की बात होती है। और हर व्यक्ति अपने ड्यूटी पर फोकस करेगा तो सबके अधिकार ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएंगे। जैसे आप अपने हिस्से का कार्य करिए और अपने हिस्से के उत्तरदायित्व तो निभाइए ईमानदारी पूर्वक, तो दूसरे को अधिकार मांगने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, उसका अधिकार ऑलरेडी सुरक्षित हो जाएगा। तो जहां पश्चिमी देशों ने राइट्स पर बात की, क्योंकि उनके यहाँ ये समस्या थी। क्या समस्या थी? उनके यहाँ कोई दान नहीं करता था, सब एक पूंजीपति वर्ग आया तो सबका शोषण ही करने में लगा हुआ था। हमारे यहाँ तो बहुत सारे ट्रस्ट थे, दानी लोग थे, परोपकारी लोग थे, परोपकार का भाव पहले से ही था। तो हमारे यहाँ अधिकार से ज्यादा कर्तव्य पर बात हुई है, ड्यूटी से राइट से ज्यादा ड्यूटी पर बात हुई है। अमेरिका में जहाँ राइट्स को लेकर के सम्मेलन हो रहे हैं, भारत में घर घर में अपना कर्म करो फल की चिंता ना करो ये बांटा जा रहा है। तो हमने क्या किया? कर्तव्य आधारित समाज बनाने की कोशिश की, ना कि अधिकार मांगने वाला वर्ग बनाया। तो जब कर्तव्य आधारित समाज रहेगा और हर व्यक्ति उसमें का पालन करेगा तो सबके अधिकार स्वयं ही सुरक्षित हो जाएंगे। ठीक बात। तो हम ये सारी चीजें, ये ऐसा मान के चलो समाज शास्त्र में भारतीय ज्ञान परंपरा के स्तंभ हैं, पिलर्स हैं। क्या क्या बताया मैंने आपको? परिवार प्रबोधन, सामाजिक समरसता, देसी ज्ञान का गौरव या देसी स्वदेशी आचरण, पर्यावरण का संरक्षण और नागरिकों का कर्तव्य आधारित होना। ठीक है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में ये बात लिखी है कि हम अधिकारों पर तो बात करते ही करते हैं, हम फंडामेंटल ड्यूटीज पर भी बात करेंगे। और वो फंडामेंटल ड्यूटीज तो कॉन्स्टिट्यूशनल है, उसके अलावा भी बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं हमारी। जैसे थोड़ी देर के लिए हमारे भारत में विवाह में बहुत सारी विसंगतियां हैं, विवाह पद्धति में विसंगति है। जैसे बाल विवाह है ना, विधवा विवाह का ना होना है, जैसे विवाह में धन का अत्यधिक खर्च होना है, विवाह में बारात ले जाकर के विवाह करने की प्रथा है। 150, 200, 300 लोग बारात जाते हैं। जिस घर में 300 लोग इकट्ठा एक दिन आ रहे हो उसकी व्यवस्था करना एक दिन का काम नहीं होता है। लेकिन इन व्यवस्थाओं को करने के लिए सामाजिक सहयोग भी था पहले, तो ड्यूटीज भी थी। जैसे किसी की बेटी की शादी हो रही है तो गांव के सारे लोग अपना अपना उसमें कंट्रीब्यूशन करते थे, कंट्रीब्यूशन करके विवाह करा देते थे। दूसरे की शादी हो रही है, जात कुजात पर जात नहीं देखा जाता था, जिसके यहाँ जो है सब सपोर्ट करते थे, तो हो जाती थी शादियां। लोग इतने लालची भी नहीं थे कि बहुत पैसा मांगते, अभी हो गए हैं लालची। अब बताओ, लोगों ने कहा था कि बच्चों को पढ़ा लिखा देंगे तो ये जो कुप्रथाएं हैं वो समाप्त हो जाएगी। पढ़ाने लिखाने के बाद दहेज प्रथा का समाप्त हुई, कम हुई कि और बढ़ी है? और बढ़ गई है। जितना ज्यादा पढ़ा लिखा, जितने ज्यादा पढ़ लिख करके बड़े पद पर पहुंचा व्यक्ति उतने ज्यादा दहेज ले रहा है। कहा गया था कि शिक्षा देंगे तो जाति पात छुआछूत जातिवाद खत्म होगा। आपको लगता है कि शिक्षा के बाद जातिवाद कम हुआ है? हम तो देख रहे हैं कि पिछले 20 सालों में जितनी ज्यादा शिक्षा बढ़ी उतनी ज्यादा जातिवाद भी बढ़ा है। जी सर। फिर जातिवाद की बात छोड़ दीजिए, धार्मिकता की बात कर लीजिए। धर्म के बीच लोगों को पढ़ा देंगे। अब आप देखिएगा, सब वो पढ़े लिखे ही लोग हैं ना जो यूनिवर्सिटी से पढ़ लिख करके निकले हैं और
एक धर्म को गाली दे रहे हैं, एक व्यक्ति को गाली दे रहे हैं, सब यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग हैं, तो पढ़ने लिखने का असर तो फिर हुआ ही नहीं। तो कहने का मतलब है कि जब हम अपने भारतीय ज्ञान पर जाएंगे तो ये जो नहीं असर हो रहा है, तो वहां पर सीखने आधारित, लर्निंग आधारित, आचरण नैतिकता के सोर्स के रूप में उसको देखेंगे और समाज की बहुत सारी समस्याओं को दूर करेंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर बात? जी सर, चलिए। आपने ये कहा कि जो विदेशी विचारक हैं, मतलब पाश्चात्य विचारक हैं, उनको क्यों नहीं पढ़ा जाता है पढ़ाने के लिए, तो सोशियोलॉजी में भी तो मतलब पाश्चात्य विचारकों को अपन पढ़ते हैं, तो क्या उनको हटा देना चाहिए इसमें से? नहीं, ये प्रश्न जब कभी आपसे पूछा जाए कि हटा देना चाहिए, नहीं, हटाने की जरूरत नहीं है। तब तक हटाने की जरूरत नहीं है जब तक हम अपना नॉलेज इतना सक्षम नहीं बना लेते कि हर समस्या का समाधान ढूंढ लेते हैं। आलोचना कर देता हूँ भारतीय ज्ञान परंपरा समाजशास्त्र के संदर्भ में, तो आपको समझ में आ जाएगा। बहुत समृद्ध थी हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा, बहुत समृद्ध था हमारा पुराना समाज। तब भी कुछ नासूर, कुछ घाव ऐसे हैं जो रह ही गए। उनमें से एक सबसे बड़ा घाव है स्त्रियों की समस्या, और दूसरा भारतीय समाज की सबसे बड़ी जो अभिशाप रहा वो है दलित वर्ग का होना। कहीं न कहीं जो व्यवस्था बनाई गई थी, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, उनमें से एक वर्ण ऐसा कैसे हो गया जिसके साथ इतनी अत्याचार हुए। वो विकास की धारा में दूर कहीं चला गया, महल से कहीं उसकी दूर एक झोपड़ी बन गई, या मुख्य गांव से दूर कहीं उसका एक अलग गांव बना दिया गया, एक अलग बस्ती बना दी गई। ये समस्या कैसे आ गई? इतनी अच्छी समरसता की बात करते हैं, ज्ञान की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात करते हैं, बंधुत्व, भाईचारे, प्रेम, दया, करुणा की बात करते हैं, तो फिर हम अपने स्त्रियों के साथ इतनी मारपीट क्यों करते रहे? अपने स्त्रियों को पर्दे पर क्यों रखे रहे? अपने एक भाई को, 4 भाइयों में से एक भाई को हमने घर का द्वार क्यों दिखा दिया? क्यों वो उस घर की डेहली को नहीं पार कर सकता है जो किसी तथाकथित कुलीन या उच्च वर्ण का है? ये समस्या है। और ऐसी समस्याओं को हम कहां से ठीक करेंगे? ऐसी समस्याओं को ठीक करेंगे जो ज्यादा लिबरल, उदारवादी थॉट है, या भारत में भी थी तो भारत से ठीक करेंगे, पश्चिम में है तो पश्चिम से ठीक करेंगे, मार्क्स के पास इसका समाधान है तो मार्क्स से ठीक करेंगे। ठीक, अमेरिका के मैग्ना कार्टा में इसका समाधान है तो वहां से ठीक करेंगे। क्यों? क्योंकि इसको ठीक करना जरूरी है, और जहां से जड़ से समाप्त हो जाए, जल्दी समाप्त हो जाए और सबका समाप्त हो जाए, वहां से ठीक करेंगे। हमारे पास फेमिनिज्म का या सोशलिज्म का बहुत बड़ा मॉडल भारत में नहीं हो पाया। फेमिनिज्म का तो खास तौर पर नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों में पुरुष के पास अलग शक्ति बताई गई, स्त्री के पास अलग शक्ति बताई गई। पुरुष और स्त्री को एक समान तो कभी माना ही नहीं गया, भले ही स्त्री को उच्चता का दर्जा दिया गया हो। और ऐसी समस्याओं को हम ग्लोबल स्तर पर जाकर ठीक करने की कोशिश करेंगे। तो जिन प्रॉब्लम्स को हम अपने नॉलेज सिस्टम से नहीं दूर कर सकते, उन प्रॉब्लम्स को हम, जो मॉडर्न थिंकर्स हैं, उनकी आइडियोलॉजी से ठीक करने की कोशिश करेंगे। ठीक जी बात? सर। जी सर। और कोई सवाल यहां तक? अब जैसे मैं कहूं कि स्कूल को हम गुरुकुल क्यों नहीं बना देते? नाम से तो खैर बना भी रहे हैं, आश्रम बना रहे हैं, जैसे संदीपनी आश्रम स्कूलों का नाम हो रहा है, गुरुकुल बना रहे हैं, तो बना भी रहे हैं, पर हम वैसा को वैसा क्यों नहीं कर सकते? नहीं कर सकते। अब ना तो वो समय रह गया, ना तो वो उस प्रकार से सिस्टम, तो हमको एक ग्लोबल आइडियोलॉजी लेने की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सबसे अच्छा क्या ले सकते हैं हम अपने धर्म ग्रंथों से? वो है नैतिकता, वो है पारिवारिक मूल्य, ठीक, कुछ सामाजिक मूल्य भी हद तक। बस बुराई दो ही है, 2-3 प्रकार की बुराई समाज में रही है,
जो उत्तर वैदिक काल से शुरू हुई तो आज तक भी ठीक नहीं हो पाई। उसमें से एक स्त्री, दूसरा दलित और तीसरा स्त्री और दलित के साथ जोड़ दी गई बहुत सारी धार्मिक कुप्रथाएं। जैसे सारे जो व्रत हैं वो स्त्रियां ही करेंगी, पुरुष स्त्रियों के लिए कोई व्रत नहीं करेगा, स्त्रियां हर वो व्रत करेंगी जो पुत्र से और पिता के लिए तो खास करके पति से जुड़ा हुआ होगा। ये धर्म जो बीच में आकर के एकाकी बना रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग तीज का व्रत मत करिए, करवा चौथ का व्रत न करिए, संतान सप्तमी पता नहीं क्या क्या होता है मत करिए। मैं ये कह रहा हूं कि ये वाली बात एकाकी बनाती है, कहीं न कहीं पुरुष की श्रेष्ठता को सूचित करती है और स्त्रियों को पुरुषों के अधीन रखती है, पुरुष के डोमिनेंट पावर को दर्शाती है। एक स्त्री के दिमाग में हमेशा इस बात का भय क्यों लगा रहता है कि मेरे पति को कुछ न हो जाए, मेरे पुत्र को क्यों न हो जाए, कुछ न हो जाए। पति और उसके लिए वो धार्मिक गुरुओं के पास जा रही हैं, उसके लिए वो भगवान से प्रार्थना कर रही हैं। पति कभी नहीं कर रहा ये सब काम कि एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने के लिए चलो उपवास कर लेते हैं, एक अच्छी पत्नी प्राप्त करने पा गए हैं तो चलो उसकी रक्षा के लिए कोई करवा चौथ या कोई ऐसा तीज का व्रत रख लेते हैं। ये भारत के उत्सव के साथ अब जैसे जरूरी नहीं है, स्वैच्छिक है, लेकिन कहीं न कहीं उनको पारिवारिक दायित्व में इस प्रकार से बांध दिया गया कि वो बाहर के दायित्व को नहीं निभा पा रही हैं। इसको ठीक करने के लिए यदि हमें उदारवादी नारीवाद या नारीवाद की विभिन्न संकल्पनाओं में जो बातें कही गई हैं उनसे कुछ सीखना पड़ा तो हम सीखेंगे। ठीक बात? जी सर। अब यही सारे तत्व हैं जो भारतीय ज्ञान परंपरा में हम पढ़ते हैं। भारतीय ज्ञान परंपरा में एक तो वेदों का ज्ञान, दूसरा पुराणों का ज्ञान अर्थात जो महाकाव्य का ग्रंथ है उनका ज्ञान, स्मृतियों का ज्ञान, उसके बाद आते हैं तो कुछ जो क्या कहते हैं मौर्य और गुप्त काल में जो कुछ बड़े समाज शास्त्र के थॉट हैं उनका, फिर थोड़ा सा आएंगे तो हमको कुछ समाज शास्त्र के अच्छे थॉट मिलते हैं भारत के पुनर्जागरण, इंडियन सर रेनेसांस। एक बोलिए। जैसे सर वो मध्य प्रदेश ने यूसीसी लागू किया है तो उससे जनजातियों को बाहर रखा है। एक तरफ सरकार बोलती है कि जनजातियों को मुख्य धारा में लाना है और उनके लिए विकास योजनाएं भी चल रही हैं। तो अपन अगर उनको भी शामिल कर देते हैं उसमें तो क्या दिक्कत आएगी उससे, और यदि नहीं किया है तो उसके क्या कारण है? देखिए, सरकार ने बहुत जल्दबाजी में यूसीसी को लागू कर दिया, ठीक, बहुत जल्दबाजी की है। इस पे बहुत ज़्यादा स्टडी की ज़रूरत थी और अभी भी है, खासकर जनजातीय संदर्भ में तो बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूसीसी कहीं एक झुकाव हो गया है कि यूसीसी का उद्देश्य जो है वो किसी एक धर्म विशेष को उसमें शामिल करना रह गया मात्र। ट्राइबल के पास अपनी खुद की न्यायपालिका भी है, ट्राइबल कम्युनिटी के पास अपने खुद का समाज है, पंचायत है, न्यायपालिका है और उनके साथ कुछ विशेषाधिकार भी है। तो और सरकार के पास अभी पर्याप्त डेटा नहीं है, पर्याप्त आंकड़े नहीं है, तो उनकी परिस्थितियां अभी भी बहुत कुछ अलग है। हर जगह जैसे मध्य प्रदेश में देखा जाए तो अभी भी बहुत सारे ट्राइब्स हैं जो मुख्य धारा से कटे हुए हैं। वो कुछ समस्याओं का समाधान अपने पारिवारिक रूल्स के हिसाब से ही कर लेते हैं। उनकी पंचायतें, जनजाति जो सभा है, चाहे उनके नाम कुछ भी हो, वो वहाँ बैठ करके कुछ समस्याओं का समाधान कर लेते हैं। उनका विशेष कल्चर है और सरकार ये भी कह रही है कि हमें ट्राइबल्स के प्राचीन कल्चर को जो है उसको जीवित करना है, बचाए रखना है। कई बार वो उनका जो बिहेव है वो संरक्षणवादी है। संरक्षणवादी मतलब वो अपने उस कल्चर से नहीं निकलना चाहते हैं। तो यूसीसी लागू करने के बाद उनकी जो आइडेंटिटी है उस पर खतरा आएगा। उनका जो पुराना सिस्टम है जिस पर वो बहुत अच्छे से बिलीव रखते हैं, जो हमारे समाज के लिए हानिकारक नहीं है,
जो हानिकारक है उस पर तो कानून वही लागू होता है, सबके लिए लागू होता है, वो उस पर खतरा आएगा। तो सरकार अभी उसको तोड़ना नहीं चाह रही है। दूसरा जो आप उत्तर दे सकते हैं कि सरकार अभी आगे भविष्य में कर भी सकती है, लेकिन अभी उनको बाहर इसलिए रखी है कि अभी उनकी बहुत सारी विशेषीकृत जो चीजें हैं वो बाहर नहीं ला पाए हैं, उन पर इतना अभी पर्याप्त शोध नहीं हो पाया है, उनके अभी इतने डाटा आंकड़े जो हैं वो नहीं है कि हम दुरुस्त तरीके से उसको लागू करा पाए, है ना? ये वाली बात आप बता सकते हैं। जी सर। ठीक है, जी सर। ओके। फिर मैं जब कह रहा था कि पुनर्जागरण काल, तो पुनर्जागरण काल का जो सामाजिक चिंतन है वो भारत के सामाजिक विकास के लिए, भारत की सामाजिक व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा है। उसमें कुछ सहयोग अंग्रेजों का भी है और कुछ भारत के जो रेंसा टाइम के 17वीं शताब्दी के बाद, जो राजा राम मोहन राय के बाद जो कुछ हुआ भारत में, उस काल के जो मॉडर्न चिंतक हैं उन्होंने बहुत कुछ दिया है। वो भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा की संपत्ति है, धरोहर है, जिसको समाजशास्त्र में हम अनिवार्य रूप से पढ़ते हैं। ठीक, चाहे उसमें राजा राम मोहन राय हो, ईश्वर चंद्र हो, दयानंद सरस्वती हो, विवेकानंद हो, या उससे आगे निकल करके राम मनोहर लोहिया हो, और आगे आकर के जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, कांसीराम, दीनदयाल उपाध्याय, ये सब चिंतक, अरविंदो, ये जितने भी मॉडर्न थिंकर हैं इधर, इन सब ने, अंबेडकर साहब भी उसमें, तो ये सब कहीं ना कहीं समाज में एक नई चेतना लाने की कोशिश की है, चाहे वो समाज के सभी पक्षों के लिए हो, चाहे एक वर्ग के लिए हो, पर उसके कारण भारत में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है। वो भी हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा का अंग होना चाहिए और है। ठीक है, हाँ। मूल अवधारणा क्या है? तो मूल अवधारणा है हमारी वसुधैव कुटुंबकम, जो हमारा उद्देश्य है। वसुधैव कुटुंबकम के लक्ष्य को जिस दिन हमने प्राप्त कर लिया, उस दिन समझिए भारत विश्व गुरु बन जाएगा। लेकिन वसुधैव कुटुंबकम को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले तो भारत की जितनी भी अपनी ऑर्थोडॉक्स है उनको समाप्त करना पड़ेगा। क्लियर बात? जी सर। ठीक है, और कुछ जानना चाहेंगे आप लोग? इतना भी आप भारतीय ज्ञान परंपरा में आप जानेंगे तो बहुत कुछ हो जाएगा। और एक पक्ष इसमें और शामिल करना है आपको, जो ट्राइबल मूवमेंट हुए हैं, ट्राइबल आंदोलन हुए हैं, ट्राइबल्स को मुख्य धारा पर लाने के लिए जो काम हुए हैं, वो भी हमारे ज्ञान परंपरा का अंग है। तो 4-5 चीजें इसमें हमने डिस्कस की है, जो आपको भारतीय ज्ञान परंपरा और समाजशास्त्र के संबंध में बोलने पर मदद करेगी। ठीक है, यहाँ तक किसी का सवाल हो तो ठीक है, नहीं तो ये टॉपिक पूरा होता है। नोट्स जो हमने आपको दी है उसको एक बार पढ़ लीजिएगा, उसमें भी बहुत कुछ लिखा हुआ है। लास्ट में क्या बोले, वो थोड़ा आवाज कट रहा था, एक बार टाइटल वसुधैव बता। कुटुंबकम ही हमारा उद्देश्य है भारतीय ज्ञान परंपरा का। ठीक, वसुधैव कुटुंबकम से ही हम विश्व गुरु बनेंगे। 2047 तक भारत को विश्व गुरु भी तो बनाना है ना। जी। तो आपसे जब सवाल किया जाएगा कि 2047 तक भारत विश्व गुरु बनेगा, तो उसमें समाजशास्त्र का क्या योगदान होगा? तो आप कहिएगा कि समाजशास्त्र के कारण ही भारत विश्व गुरु बनेगा। समाज में जब तक सुधार नहीं होगा इन सब मुद्दों पर, तब तक भारत समस्याओं में उलझा रहेगा। हम विश्व गुरु किन मामलों में बनना चाहते हैं और किन मामलों में बनेंगे? क्या भारत आर्थिक मामलों में विश्व गुरु बन सकता है क्या? कभी नहीं बन सकता। समझिएगा, मतलब हमारे पास क्या इतना पैसा हो सकता है कि हम अमेरिका को डोनेट कर रहे हो, लो 200 करोड़, 400 करोड़, 4000 करोड़ ले जाओ, काम करो? 2047 नहीं, 2097 में भी भारत के पास इतना पैसा नहीं होगा कि वो अमेरिका को इतना पैसा दे पाए। रूस को, जापान को, कोरिया को, इन सब जो विकसित, ऑस्ट्रेलिया को, इनको हम 4000, 10,000 करोड़ की रकम उधार 50 साल, 100 साल के लिए नहीं दे पाएंगे। तो आर्थिक दृष्टिकोण से हम भारतीय विश्व गुरु नहीं बन सकते। सिंपल सी बात है, चाहे हमारी अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की हो जाए या 10 ट्रिलियन डॉलर की हो जाए। हाँ, कुछ छोटे छोटे देशों को हम कुछ छोटी छोटी रकम दे सकते हैं। आर्थिक दृष्टि से विश्व गुरु बनना उद्देश्य भी नहीं है, हम नहीं बन पाएंगे। तो फिर किस दृष्टिकोण से विश्व गुरु बनेंगे हम? क्या मतलब होगा विश्व गुरु बनने का?
हमारे बाबा लोग जाएंगे अमेरिका में ज्ञान देंगे, वो विश्व गुरु कहलाएंगे तब हम। जैसे धीरेन्द्र शास्त्री जी जाते हैं अमेरिका गए, अभी ऑस्ट्रेलिया गए, बहुत जगह घूम कर आए, ज्ञान देकर आए, प्रवचन करके आए। इस मामले में हम विश्व गुरु बनना चाह रहे हैं तो सही बात है। बाबा नहीं कहना चाह रहा हूं कि सही बात है, हम आध्यात्मिकता की दृष्टि से गुरु बन पाएंगे, सामाजिक मूल्यों के लिए गुरु बन पाएंगे, पर्यावरण संरक्षण के लिए गुरु बन सकते हैं, दुनिया को हम राह दिखा सकते हैं। किस चीज से, किस पावर पर? स्पिरिचुअल पावर के दम पर ही हम राह दिखा पाएंगे। तो क्या किताब का प्रवचन दे देंगे और उनको बता देंगे तो वो परिवर्तन कर लेंगे जीवन? जैसे ग्लोबल वार्मिंग पर इतनी बातें होती हैं, उनमें से हम 2-4 ठो अपना वैदिक सूत्र सुना दे जो कह रहा पेड़ लगाओ एक वृक्ष 100 पुत्र समान, ऐसी संकल्पना कह रहा है ना, वृक्षों की पूजा कर रहा है, कहें बहुत दिन से हैं। तो फिर कहेंगे भैया फिर तुम्हारे यहाँ तो सब ठीक होना चाहिए। नहीं ठीक है हमारे यहाँ, क्योंकि हम भूल गए हैं। तो भूल गए हैं तो फिर क्या करेंगे, आचरण में लाएंगे, और जब आचरण में लाएंगे तो सामाजिक परिवर्तन होगा, यहाँ के लोग खुशहाल होंगे। जब खुशहाल होंगे तो लोग दुनिया से आएंगे पूछने, आपसे पूछने आएंगे ऐसा क्या करते हो जो तुमको तनाव नहीं होता, ऐसा क्या करते हो जो तुम दिन भर खिलखिलाते हंसते रहते हो, ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारी स्किन पर झुर्रियां नहीं पड़ी हैं, ऐसा क्या करते हो जो तुम्हारा जीवन हमेशा उत्तरोत्तर ग्रो कर रहा है। यही पूछने जिस दिन भारत आने लगे, आप कहोगे कि चलो नासदी सूत्र पढ़ लो और उसमें सब कुछ लिखा है, नहीं भाई, तुम जी कर जिस दिन दिखाने लगेंगे हम, उस दिन हमारे पास वो आने लगेंगे और हम विश्व गुरु बन जाएंगे। ठीक बात। तो जो मोदी जी कहते रहते हैं कि हम विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु बनाएंगे, विश्व गुरु भारत बनेगा, तो विश्व गुरु किस मामले में बनेगा? इसी मामले में बनेगा जब बनेगा, और इसी मामले में भारत था भी विश्व गुरु। ठीक, पर करके दिखाएंगे तब होगा। सिर्फ किताब दे देंगे कि लो विश्व गुरु की किताब पढ़ लो तो उससे कुछ नहीं होगा, आचरण में लाना पड़ेगा, और आचरण में जब भी आएगा तो समाज लाएगा। तो समाज शास्त्र विश्व गुरु बनाने में बहुत अच्छी तरीके से भूमिका निभा सकता है। एक प्रश्न और है इनसे जुड़ा, क्या समाज शास्त्र की भूमिका क्या होगी भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में? विकसित राष्ट्र का मतलब ये नहीं कि सब कुछ अच्छा ही हो जाएगा। विकसित राष्ट्र का मतलब है कि हमारी इकोनॉमी सस्टेन हो जाएगी, हमारी प्रति व्यक्ति आय लगभग $4000 के 2000 से $4000 के बीच हो जाएगी, हमारा जो जीडीपी का आकार है वो बड़ा हो जाएगा, लोगों के पास रोजगार होंगे, गरीबी दूर हो जाएगी, बेरोजगारी दूर हो जाएगी। तो विश्व गुरु बनाना अलग मामला है और विकसित राष्ट्र अलग मामला है। आर्थिक रूप से जब भारत संपन्न हो जाएगा तो वो संपन्नता की ओर जाएगा, तो वो कह सकते हैं कि विकसित राष्ट्र है। समाजशास्त्र की और एक समाजशास्त्री की उसमें क्या भूमिका होगी? तो देखो, सामाजिक समरसता, पारिवारिक प्रबोधन, जितना कुछ बताया है वो तो है ही है, साथ में शिक्षा, बेरोजगारी, गरीबी दूर करने में कहीं न कहीं सोशियोलॉजिस्ट की ही भूमिका है। और वो मॉडल देगा कि गरीबी कैसे दूर की जाएगी, मॉडल देगा कि बेरोजगारी कैसे दूर की जाएगी, सोशल प्रॉब्लम्स हमेशा आर्थिक विकास के लिए बाधक होते हैं, तो सोशल प्रॉब्लम कैसे दूर करेंगे कि आर्थिक विकास बढ़े। तो एक समाजशास्त्री अर्थशास्त्री से कहीं ज्यादा भूमिका निभा सकता है भारत को 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने में। ठीक है, बस शिक्षा को लेकर, स्वास्थ्य को लेकर, सामाजिक अवरोधों को दूर कर और गरीबी बेरोजगारी को दूर कर, ये दूर करें या ना करें, दूर करने का आइडिया दे सकते हैं। तो समाजशास्त्री ही वो आइडिया निकालेगा जिससे बहुत सारे काम होंगे, बाधाएं दूर होंगी, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बन पाएगा। ठीक है, अब कल क्या पढ़ेंगे आप लोग? कौन से मुद्दे पर अभी बात कर ली जाए? बोलिए। अरे आप लोगों ने कुछ प्रश्न बताया था, तो कल उस पर हम लोग थोड़ा सा बात करेंगे, एक एक प्रश्न पर।
उसके बाद हाँ सर, थोड़ा पर्सनल जैसे किसी को कोई दिक्कत आ रही हो किसी किसमें किसी दिक्कत आ चीज़ रही में उस है? पे तो जैसे कि मान लीजिए कहीं पे फँस गए हैं अपन सर लोग कुछ पूछे, तो अपन को उससे कैसे डील करना है और नहीं, नॉलेज रहेगा तो डील कर ही लेंगे। कहीं द्वंद है तो द्वंद पर हम लोग बात करेंगे। इसमें आप लोगों ने दिया था, जो लिखवाया था उस दिन, तो वो है मेरे पास। उस पे हम लोग कल बात जी, करेंगे, ठीक है? जी सर। अब अब थोड़ा-सा कठिन टॉपिक है, मतलब कठिन क्या है, पर ठीक है, टॉपिक थोड़ा-सा होता है, जो आपका पद्धति शास्त्र नाम का एक टॉपिक होता है। नहीं कभी जैसे कि बात करने पे कहीं पे फंस जाए जैसे कि होता है ना बहुत सारे लोगों को। आप कह सकते हैं वहां पर, यदि आपको कुछ नहीं आ रहा है, कि सर मैं 1 मिनट सोच सकती हूँ, क्या सोच सकते हैं, क्या नहीं सोचने पर भी आ रहा है, तो आप कह सकते हैं सॉरी सर, अभी मैं इसको सोच नहीं पा रही हूँ। हाँ ऐसा ही कुछ तो उस पे थोड़ा सा चर्चा हो जाता कि अपन ये सबसे डील कैसे करेंगे वहां पे कल आयोग चर्चा पे करते हैं जाके। इस पर, ठीक है ना? कल चर्चा करेंगे। जी सर। ठीक ठीक है, आज इतना ही करें। हम्म, नोट्स में जो लिखा है एक बार जरूर पढ़िएगा, ठीक है? जी सर। ओके, ठीक है, शुभ रात्रि। कल मिलते हैं हम लोग। जी सर। सर गुड नाइट। गुड नाइट।